हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 14 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो लेट्स सी व्हाट टुडेज न्यूज़पेपर टॉक्स अबाउट। सो द फर्स्ट न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, जैसे पंजाब गवर्नमेंट खुश नहीं है। अच्छा, हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ इज अ पैरा मिलिट्री फोर्स, ठीक है। बॉर्डर्स एरिया को सिक्योर करने के लिए, स्पेशली इन द जम्मू कश्मीर रीजन, इन द गुजरात रीजन एंड इन दी पंजाब रीजन, बीएसएफ फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं कि बॉर्डर को सिक्योर किया जा सके। वही से समझ में आ रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर को सिक्योर करना है, उसके लिए फोर्स बनी हुई है। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। लेकिन हाँ, जब भी वॉर की सिचुएशन बनती है या अटैक सिचुएशन बनती है तो बीएसएफ बैक बैक हो जाती है। उसके बाद इंडियन आर्मी फॉरवर्ड मार्च करती है। सो बीएसएफ इज नॉट सिमिलर टू द इंडियन आर्मी इज अ मिलिट्री फोर्स एंड बीएसएफ इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। ओके, सो व्हाट हैपन, तो हम बात करें तो इन दी स्टेट ऑफ पंजाब, इन दी स्टेट ऑफ असम एंड इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन तीन स्टेट में बीएसएफ का जो डोमिनेंस था वो बॉर्डर एरिया से 15 किलोमीटर दूर पे था। 15 किलोमीटर दूर पे था, मतलब उसका डोमिनेंस था। वो कुछ भी कर सकता था, उसकी पावर किसी को भी सीज कर सकता था, किसी को भी अरेस्ट कर सकता था इन विद इन दीज 15 बॉर्डर्स, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री जो है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे ये रहा पंजाब है ना, तो ये पाकिस्तान है और ये पंजाब है, इंडिया है। तो यहां से लेके 15 किलोमीटर जो है ये बीएसएफ का डोमिनेंस रहेगा, ठीक है। ऐसा था इन तीन स्टेट में। अब क्या किया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग तालिबान में रेजिम चेंज हुई उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में केसेस बहुत ज्यादा निकलने को दिख रहे हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में जो माइनॉरिटीज लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो माइनॉरिटीज रिलीजन के लोग हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। इसी के चलते होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला, होम मिनिस्ट्री डिसीजन लिया है कि इन द स्टेट ऑफ असम, इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इन तीन स्टेट्स में जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज से बीएसएफ का डोमिनेंस रहेगा वो 50 किलोमीटर रहेगा। दैट्स 50 किलोमीटर, तो बढ़ा दिया। ओके, और वहीं अगर किसी स्टेट में बीएसएफ का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है तो वो है गुजरात। गुजरात में कितना है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू विजिट पे गए थे। ओके, विजिट पे गए थे कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में। और वो उस रीजन में गए जो बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। क्योंकि हम बात करें तो बॉर्डर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इन द रीजन ऑफ लद्दाख एंड इन द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन दो रीजन में बेसिकली बॉर्डर रीजन जो है बोन ऑफ कंटेंशन है। सो वही चीज बताई गई। तो हुआ क्या, तो चाइना ने कंडेम किया इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की विजिट को। उन्होंने बोला कि इंडिया के इतने बड़े लीडर को, इतनी बड़ी पोजीशन हेल्ड करने वाले पर्सन को ऐसी जगह विजिट नहीं करना चाहिए जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया हो इंडिया और चाइना के बीच में। उसी के रिटेलिएशन में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, अरिंदम बागची ने बोला है कि इंडिया में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इट्स अ इंटीग्रल पार्ट। अरुणाचल प्रदेश मतलब होल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट किसी और स्टेट में विजिट करते, किसी और स्टेट जैसे कर्नाटका, तुम्हारा गोवा, महाराष्ट्र, वैसे ही उन्होंने विजिट करा है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, है ना, इंडिया से अलग तो नहीं है। तो चाइना क्लेम करता है वो अलग बात है, ऐसे तो फिर सब लोग क्लेम करने लगेंगे कि सब लोग बोलने लगेंगे महाराष्ट्र हमारा है, पोर्चुगीज बोलने लगेंगे गोवा हमारा है। सो इसी के चलते इंडिया ने चाइना के अपोजिशन को रिजेक्ट कर दिया, जो कि उन्होंने अपोजिशन किया था वेंकैया नायडू, जो कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी ट्रिप को लेकर। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, देखो एनसीआर का मतलब होता है क्या, नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, सो व्हाट हैपन, नेशनल कैपिटल रीजन, या सो व्हाट हैपन, अभी जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है हरदीप पुरी, जो कि पहले फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी रहे और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल रखी है। ओके, तो जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनने बोला है
कि हम एनसीआर को एक हम लोग प्लान बना रहे हैं कि बाय द ईयर ऑफ 2040 एनसीआर में ये एरियाज आएंगे और इतना इतना हम डेवलप करेंगे। तो वो लोग क्या ले रहे थे, दिल्ली, क्या दिल्ली में जो राजपथ है ना, राजघाट है, राजघाट से 100 किलोमीटर के रेडियस को कवर कर रहे थे, सर्कल बना रहे थे, और वो एरिया एनसीआर के उसमें एम्बिट में आता, और कुछ हाईवेज है ना, नेशनल कॉरिडोर्स, उनके 1 किलोमीटर का और रेडियस लेते, तो वो एरिया एनसीआर में आता। लेकिन अभी जो प्रपोज्ड पॉलिसी में अलवर जो कि राजस्थान है, और पानीपत जो कि हरियाणा का पार्ट है, और तुम्हारा मुजफ्फरनगर जो कि यूपी का पार्ट है, जो कि 100 किलोमीटर के रेडियस में आता है राजघाट के, उसको नहीं लिया गया आपके एनसीआर रीजन में। उसका रीजन अलग है, उसका रीजन बेसिकली यही बताया गया कि हम बात करें तो इसी वजह से द रीजन इज, इसी वजह से नहीं लिया, क्योंकि उधर डेवलपमेंट करने से पहले हमें कुछ और एरियाज में डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अलवर, पानीपत और मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर स्टेट्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो इसी के चलते हमें जो मेन फोकस है वो मेन फोकस उन पे करना चाहिए जो ज्यादा, जिनमें ज्यादा रश है, और जहां पर ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा दिल्ली के ऊपर, नॉट इन दीज एरियाज। इनको अपन बाद में भी प्रोपोज्ड पॉलिसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो प्रोपोज्ड पॉलिसी जो है उसको कट डाउन कर दिया अलवर, पानीपत और मुजफ्फरनगर के कुछ पार्ट को। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज स्किप करेंगे। सो विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, देखो स्टेट पेज की हम बात करें तो राजस्थान में सर्वे हुआ, और सर्वे में बताया गया कि राजस्थान में जितनी गर्ल्स हैं, है ना, जितनी गर्ल्स हैं, 100 गर्ल्स है, तो 100 गर्ल्स में से 1/3 गर्ल्स उनकी शादी हो जाती है बिफोर दे क्रॉस 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल के पहले पहले अराउंड 33.33% ऑफ द गर्ल्स की शादी हो जाती है, दे गॉट मैरिड बिफोर दे टर्न 18। और उनमें से 6.3% ऑफ द गर्ल्स जो है ना, 6.3% ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो राजस्थान में प्रॉब्लम है वो एडोलेसेंट की हेल्थ को लेकर है। उसी चीज को लेकर बताया गया, एक नई स्टडी सामने आई, यही बताया गया स्टडी में कि हमें एडोलेसेंट हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। एक स्टडी हुई, स्टडी बताया गया कि अगर आप एडोलेसेंट को अगर आप कुछ प्रोवाइड कर देते हो जो कि उसको नहीं मिल रहा, तो वो करीब 100 रुपए का मिलेगा। जैसे कि एडोलेसेंट है, कोई नॉर्मल एडोलेसेंट मतलब बच्चा, अब उसकी नीड क्या होगी, दूध देना, है ना, उसके कपड़े, हाइजीन, न्यूट्रिशनल फूड, तो पर डे जो आएगा वो 100 रुपीज आएगा। ठीक है, अगर हम उस 100 रुपीज देते हैं, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं उस एडोलेसेंट के ऊपर, तो हमारी हेल्थ में 300 रुपए बचेगा। एक बच्चा हमारा 300 बचाएगा, अगर वो एक बच्चे पे 100 रुपए खर्च करते हैं तो ये बताएगा, मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट, 300 रुपए का प्रॉफिट है अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है एडोलेसेंट पे। क्योंकि अगर एडोलेसेंट पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन दी अपकमिंग फ्यूचर जो उसको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, जो उसको हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, उस हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और करीब 300 रुपीज गवर्नमेंट का सेव हो जाएगा। ये स्टडी निकल के आई। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, देखो मेघालय। तो मेघालय की हम बात करें तो मेघालय इज अ स्टेट इन इंडिया, है ना, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट इन इंडिया। एंड मेघालय में देखा जाए सबसे ज्यादा रेन भी होती है आपके मौसिन राम। ठीक है, पहले चिरापुंजी था, तो चिरापुंजी के कुछ पास में ही मौसिन राम है, तो मौसिन राम इज वन ऑफ द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ज्यादा बारिश वहीं होती है। अब उसका मेन रीजन क्या है वो समझ लो तो समझ में आ जाएगा। तो हम मेघालय की बात करें तो देखो मॉनसून जो होता है, तो बहुत थोड़ा सिंपल सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, समझ में आएगा। देखो विंड जो मूव करती है, कैसे मूव करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और ये इंडिया का मैप है, ये गुजरात है, और यहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो अब होता क्या है, यहां पर इंडियन ओशन, ठीक है, यहां पर वाटर है, इंडियन ओशन है। तो अब यहां पर क्या बना, सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है विंड ना। सो अब यहां पर क्या हुआ, यहां जब गर्मी पड़ी, ठीक है, यहां जब गर्मी पड़ी, इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, जब गर्मी पड़ी तो लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बना तो विंड मूव हुई। ठीक है, और जब विंड मूव हुई तो यहां पर कौन सी रेंज है, बहुत सारी रेंज है, अरावली रेंज और तुम्हारी बहुत सारी रेंज, सतपुरा रेंज और ये सारी रेंज, जिसके चलते जो विंड है ऐसी जानी चाहिए थी वो ऐसे जाती है, वो ऐसे जाती है। ठीक है, ऐसे जाती है। जब ऐसे जाती है तो मेघालय यहां पड़ता है, और मेघालय में 3 हिल्स हैं, घारो, खासी, जैंतिया, और 3 हिल से टकराती हैं, जिसके चलते यहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, और कुछ वाटर विंड वेपर्स जो है
वो टकराने के बाद यहाँ लगता है, जिसके चलते यूपी, मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में बारिश होती है, ठीक है? और बाकी यहाँ से भी विंड्स आती हैं, ठीक है? तो ऐसे देखा सबसे ज़्यादा बारिश की जाती है। और बिकॉज़ ऑफ दीज़ 3 हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? हुआ क्या कि देखो 3 हिल्स हैं, घारो, खासी, जैंतिया। सो व्हाट हैपेंड, अभी घारो के जो लोग हैं, मतलब घारो के जो पॉलिटिकल फ्रंट के लोग हैं, घारो बेसिकली घारो हिल स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उनका कहना है, पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी, उनका कहना है कि घारो को मेघालय का वो होना चाहिए, बाइफर्केशन होना चाहिए। मतलब घारो रीजन अलग बनेगा, घारोलैंड अलग बनेगा, और ये जैंतिया और आपका खासी अलग स्टेट रहेंगे। तो मेघालय का बाइफर्केशन होने की बात की जा रही है, और ये पॉलिटिकल पुश वही पार्टी कर रही है जो अभी एनडीए गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। ओके, मूविंग फर्दर। सो ऑन द नेक्स्ट स्टेट पे तो ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्रिंच अलोंग, इसको अपन पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल, ये बेसिकली बताता है कि कैसे अब ग्लोबल टेररिज्म, जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था, मतलब जैसे यूएसए कर रहा था ना ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान में गया, ईरान में गया, इराक में गया, है ना, सीरिया में अभी लोग इन्वॉल्व हैं, तो वही चीज अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे टेररिज्म अब कमजोर हो गया या बढ़ गया, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। तो बहुत अच्छे ऑथर हैं ये, उन्होंने लिखा है, तो हम पढ़ेंगे पहला एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल, तो कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया और उन्हें बताया कि भाई अनहिंड्रेंस सपोर्ट चाहिए अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो आ रहे हैं उन चीज को हटाना पड़ेगा अफगानिस्तान से, तो उसके बारे में बताया गया, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड एडिटोरियल, and one of the most important editorial of today's newspaper, it's about sowing better to eats better. So it's about the एग्रो फूड सिस्टम के बारे में बताया गया कि एग्रो फूड सिस्टम कैसे बेटर हो सकता है इंडिया में और उसके चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। चलो, सो फर्स्ट विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल हमारा, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ग्रिंच अलोंग। देखो, सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया कि देखो, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं ना, टेररिज्म, तो टेररिज्म बेसिकली देखा जाए तो 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 में अलकायदा ने ऐसा अटैक किया जिस आज तक अमेरिकन इंटेलिजेंस ने, जो अभी तक की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस है ऐसे कंसीडर करते हैं, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा अटैक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने लीड किया व्हाट, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जिसके चलते अमेरिका ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया और डिफरेंट रीजन में भी इन्वेजन किया। और अगर हम देखें तो हम समझ रहे थे कि अब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर खत्म हो चुका है अफगानिस्तान अमेरिका के विड्रॉ होने से, क्योंकि अलकायदा अब इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा, आईसिस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ चेंज इन द इवेंट। तालिबान जैसे आया ना, तो जस्ट अ चेंज इन द इवेंट, ऐसा हमें बिल्कुल लग रहा था कि भाई जो ग्लोबल वॉर एंड टेरर जो बहुत हाई लाइमलाइट में था, और टेररिज्म जो था वो बहुत ज्यादा हम लोग सुप्रीम रखते थे कि टेररिज्म को हटाना है, वो चीज अब खत्म होती जा रही है। अब ऐसा नहीं है, इवेंट चेंज हो रहे हैं, टर्न ऑफ द इवेंट, जैसे पेज टर्न किए जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि एक पेज कंप्लीट हो गया मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया। नो, वही कंटिन्यूएशन है उस चीज का, बस कंटिन्यूएशन में थोड़ा चेंज आया है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में आ चुका है। अब क्वेश्चन जो ऑथर ने रेज किया, एम के नारायण ने, उनका कहना है कि जो अमेरिका ने लीड किया था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, क्या वो फेलियर है? ये उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या वो फेलियर रहा? अब उसको लेकर उन्होंने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना बताया। उन्होंने बेसिकली उन्होंने बताया कि देखो, जब 9/11 का अटैक हुआ था, तो 9/11 का अटैक बेसिकली कोई देखा जाए तो अनसिस्टमैटिक अटैक नहीं था। जैसे कोई गया सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, कोई गया तो बम फोड़ दिया, कोई बम ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं था। कोई सिस्टमैटिक, कोई बिल्कुल अनसिस्टमैटिक अटैक नहीं था, है ना। उस 9/11 अटैक ने यूएस सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर में शॉर्टकमिंग्स बताए थे, लूप होल्स बताए थे कि भैया यूएस की सिक्योरिटी में भी लूप होल्स हैं, ये चीज बताई। और किसी भी पर्सन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का टेररिस्ट अटैक होगा, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सीधा प्लेन को अटैक कर दिया जाएगा, प्लेन को सीधा घुसा दिया जाएगा, जिससे पूरी बिल्डिंग मेल्ट हो जाएगी। लेकिन मेन क्वेश्चन उठता है कि ऐसा ओसामा बिन लादेन ने किया क्यों?
क्योंकि वही लीडर थे अलकायदा के, है ना? तो ऐसा क्या किया, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था करने का? तो देखा जाए उनका ऑब्जेक्टिव था वो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था। उनका कोई जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनका ये नहीं था कि यूएस को दबाना है, यूएस में हमें ट्रेड करना है, यूएस के ट्रेड को बर्बाद करना है, नहीं। उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव था। वो ऑब्सेस्ड थे, वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड थे कि भैया कि मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं मुस्लिम्स के ऊपर, और एट्रोसिटीज वेस्टर्न नेशन करता है। तो वेस्टर्न नेशन को सबक सिखाने के लिए और वेस्टर्न नेशन को बताने के लिए कि क्या मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज नहीं कर सकते, आप मुस्लिम्स को कमजोर मत समझिए, आप उन रीजन को रिलीज कर दो, आप अपना डोमिनेंस मत दिखाओ। उस चीज को लेकर अलकायदा, ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन की जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम बेसिकली इस अटेम्प्ट से, 9/11 अटैक से हम ये चीज सक्सीड कर लेंगे, वो फेल हो गए। बल्कि अलकायदा और जिन रीजन में जहां पर पीस था वहां पर पीस भी नहीं रहा, और ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर जैसी रिजीम छिड़ गई, और अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और डिफरेंट अदर रीजन्स में बेसिकली उधर उन्होंने अपना इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हमें टेररिज्म को हटाना है, डेमोक्रेसी को लेकर आना है। ये चीज ऑथर ने बताया कि अलकायदा कैसे फेल हो गया, उसामा बिन लादेन कैसे फेल हुआ। उनका प्लानिंग अच्छी थी, प्लानिंग ऐसी थी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, मतलब प्लानिंग अच्छी मतलब नेगेटिव सेंस में अच्छी थी, लेकिन जो एम था उनका, वो सक्सीड नहीं कर पाए। जो उनका अटेम्प्ट था वो चीज करने का, या अटैक का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस वो लोग सक्सीड नहीं कर पाए। ओके, अब देखा जाए तो देर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हम अलकायदा के, जिससे हम ओसामा बिन लादेन के फेलियर को बता सकते हैं। पहला कि अलकायदा में लीडर्स बहुत कम थे। ओसामा बिन लादेन के बाद अब जो लीडर्स बचे वो कौन थे? तुम्हारे आयमान अल जवारी, फिर अबू बकर अल बगदादी। तो ये सब लोग की अब डेथ हो गई, है ना? डेथ हो गई, जिससे इन ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ लीडरशिप आने लगी, लैक ऑफ लीडरशिप आने लगी। ठीक है, तो टेररिज्म जो बढ़ रहा था, वो टेररिज्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जैसे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आए, जब हम 2005 और 2006 की बात करते हैं, अलकायदा बहुत बड़ा नाम था। अभी हम जब 2011 2013 की बात करते हैं, तो आईसिस बहुत बड़ा नाम था, लगता था कि भाई ये अब वर्ल्ड का अंत है, ये दुनिया का अंत है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लीडरशिप। ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई, ओसामा बिन लादेन के बाद लैक ऑफ लीडरशिप आने लगा आईसिस में। अबू बकर बगदादी के बाद, उनकी डेथ के बाद लीडरशिप, देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप, उनको लीड करने के लिए कोई था ही नहीं, जिसके चलते जो टेररिस्ट ग्रुप है वो खुद डिवाइडेड होने लगे, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में। और ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि लीडर्स जो बने आगे चलकर, उनमें लैक ऑफ विजिबिलिटी थी। मतलब वो ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारे इस टेरर अटैक करने से, हमारे इस वायलेंस फैलाने से किसको इंपैक्ट पड़ेगा, किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो करते थे, उनको उनका ये था कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बस वायलेंस फैलाना है, तो वो वायलेंस फैलाते थे। लेकिन दे डोंट हैव एनी विजिबिलिटी, दे आर नॉट रेवोल्यूशनरी। कोई रेवोल्यूशनर नहीं थे वो, है ना? या रेवोल्यूशनरी होते तो कुछ दिमाग से अटैक करते, कुछ दिमाग से किसी एक पॉइंट को टारगेट करते, किसी रिजीम को टारगेट करते। लेकिन वो किसी को भी टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऑथर ने फिर आगे बताया पर्सिस्टेंट चेंज। देखो, अभी 20 साल हो चुके हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को, ठीक है? और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि खत्म हो गया है आफ्टर द अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, और अमेरिकन फोर्सेस, नाटो फोर्सेस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान। इससे ये डिपेक्ट होता है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब इतना ज्यादा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर है नहीं, इतना टेररिज्म है नहीं। जिससे हाँ, इट कैन बी, देखो, दिस कैन बी बेसिकली टेम्पटिंग, टेम्पटिंग थिंकिंग फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर ऑल द नेशन जो ये सोच रहे हैं ऐसा कि टेररिज्म खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो अलकायदा, आइसिस जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्मॉल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो भी, उनके पास भी कैपेसिटी है कि बहुत ज्यादा वो सोफिस्टिकेटेड और मास कैजुअलिटी अटैक कर सकते हैं। कैसे? बाय इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, बाय रैंडम लोन वुल्फ अटैक्स, बाय रिमोट कंट्रोलिंग बॉम्ब ब्लास्ट। इससे ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और मास कैजुअलिटी अटैक्स हैं, ये ऑथर ने बताया। और हाँ, अगर हम लोग बात करें तो पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी हुआ करती थी, उनका जो मेन रिलीजन, उनके जो मेन बेसिकली जो टेररिस्ट थे, वो फिमिलर थे किसकी टीचिंग से? इजिप्ट की टीचिंग से, सैयद पैलेस्टीन की टीचिंग से।
लेकिन अब जो टेररिस्ट हैं, जैसे कि जलालुद्दीन हो गया, आपके जो हकीनीज़ हो गए, जो खुद अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में इनका बहुत बड़ा उनका डोमिनेंस है। डिफेंस, अफ़गानिस्तान की डिफेंस इनके पूरे कंट्रोल में है। हकीनी नेटवर्क, उनके पूरे कंट्रोल में है। अब ये लोग टेररिस्ट हैं। हाफ़िज़ सईद, ओके? तो ये चीज़ बताएगी ये लोग टेररिस्ट हैं और ये लोगों के पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, टेररिज़्म वाली स्टडी नहीं है, जो पहले की टेररिस्ट में हुआ करती थी, इजिप्ट, सैयद वाली और पैलेस्टीन वाली में, स्टडी नहीं है। सो बताया गया कि लेकिन हाँ, स्टडी नहीं है, लेकिन पॉइंट वही है, इस्लामिक टेररिज्म को फैलाना। इस्लामिक टेररिज्म वही का वही है, उनका वही काम रहेगा, ये चीज बताई गई। देन द ग्रिम वार्निंग, अब उन्होंने यही बताया कि देखो अभी देखा जाए तो अमेरिका की डिफीट ही मानेंगे, ऑथर ने डिफीट ही माना है, अमेरिका की डिफीट, जब उन्होंने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से और नेटो की आर्मी ने जब विड्रॉ किया था, डिफीट थी, ये डिफीट मानी ऑथर ने। और ने यही बोला है कि देखा जाए तो ये ग्रिम वार्निंग है टू दी ऑल दी नेबरहुड, कि अब अफगानिस्तान में ऐसी रिजीम आ गई है जो वॉयलेंस पे बिलीव करती है, जो रिलीजियस पे काम करती है, रिलीजियस लॉ पे काम करती है, वॉयलेंस करने से डरती नहीं है, टेररिज्म एक्टिविटीज करने से डरती नहीं है, लोकल्स को रिक्रूट करने से डरती नहीं है, लोगों की ह्यूमन राइट ब्रीच करने से डरती नहीं है। सो नाउ दे आर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, जिससे बहुत सारे कंट्रीज ने भी उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जा रही है। अब वो एड कैसे भी यूज हो सकता है भाई, टेररिज्म एक्टिविटीज कराने के लिए यूज किया जा सकता है ना? तो वही चीज उसने बताया कि देखो इट्स बेसिकली इट्स अ वार्निंग सिचुएशन। ये अफगानिस्तान में हुआ है, आगे चल के बहुत सारे नेशंस में भी होगा। तो इट्स अ वार्निंग, सुधर जाइए और अभी भी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड वे से ऐसा नहीं कि भैया कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हो गया कि आपके एट्रोसिटीज करने से। अब इंडिया की बात बताई तो इंडिया के बारे में उन्होंने ये बताया कि देखो, हम बात करें तो 1990s में कश्मीर पंडित्स के ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई थी, है ना? लेकिन देखा जाए तो 1990s के बाद अगर माइनॉरिटीज को अटैक किया जा रहा है इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माइनॉरिटीज अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो हिंदूज हो गए, सिख्स हो गए, अदर रिलीजन के लोग हो गए एक्सेप्ट मुस्लिम्स, तो उन पर अटैक किया जा रहा है। तो देख ये डिपिक्ट करता है कि ये अफगानिस्तान में कुछ चेंजेस होने से हुआ है। अगर अफगानिस्तान में चेंज नहीं होता तो शायद ये अटैक्स नहीं होते, माइनॉरिटीज पर टैक्स नहीं होते, माइनॉरिटीज रिलीजन लोगों पर टैक्स नहीं होते। लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द रिजीम इन अफगानिस्तान, तालिबान के रिजीम आने से ये चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अफगानिस्तान से बॉर्डर टच करते हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान इनडायरेक्ट वॉर डिक्लेयर करना चाहता है इंडिया के ऊपर विद द अफगानिस्तान। अब इनडायरेक्ट वॉर का मतलब कि पाकिस्तान जो है बस वो छुप के रहे, दिखे ना, पर्दे के पीछे रहे, अपने ऊपर क्लॉक डाल ले, और बाकी ऐसा लगना चाहिए कि भैया कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट फाइनली करता कौन है? पाकिस्तान। ये बेसिकली ऑथर ने बताया, ये इंडिया की सिचुएशन है। देन लास्ट में, जो लास्ट पैराग्राफ में ऑथर ने जो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने यही बोला है कि जो टेरर का नया एरा है, द न्यू एरा ऑफ टेरर, उसको हमें काउंटर करना है। अब उसको काउंटर करने का मतलब रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, रिमोट कंट्रोलिंग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, और स्मॉल ग्रुप्स भी, लोन वुल्फ अटैक्स भी करवाए जा सकते हैं। अब उनको कैसे टारगेट किया जाए, ये बेसिकली ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का मेन पॉइंट होना चाहिए, जो नया एरा टेरर का आया। क्योंकि अब लोग इंटरनेट से रिक्रूट हो रहे हैं, साइबर सैबोटेज हो रहा है, तो उस चीज को रोकने की जरूरत है, ये ऑथर ने डिस्क्राइब किया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट एडिटोरियल, सो इट्स अबाउट एडिंग अफगानिस्तान। देखो, कल प्राइम मिनिस्टर, कल हमने न्यूज पढ़ी थी, वैसे ये बात डे फॉर यस्टरडे की है, मंडे की न्यूज है, तो मंडे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग थी, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ G20, मतलब टॉप 20 कंट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग जीडीपीज, है ना? टॉप 20 कंट्रीज विथ जीडीपीज, उनकी मीटिंग थी, और उनकी मीटिंग का जो बेसिकली पॉइंट था, मेन एजेंडा था, वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर था। और वही चीज बेसिकली जब G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया, तो उनका मेन यही कहना था कि अफगानिस्तान में अनहिंड्रेंस ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना जरूरी है ना? वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जरूरत है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना चाहिए, ये बेसिकली ऑथर ने बताया। अब आगे ऑथर क्या डिस्कस करता है, आगे ऑथर ने क्या डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि देखो, आगे फिर ऑथर ने क्या डिस्कस किया, आगे बोला कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई गलत बात नहीं बोली, उन्होंने सही बोला है कि देयर इज अ नीड ऑफ इमीडिएट एंड अनहिंडर्ड एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान।
क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज ने बेसिकली फंड की रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 20 मिलियन पीपल्स को फंड्स की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन यूएन के पास ओनली 35% ऑफ द फंड आए हैं। अच्छा, ये फंड कंट्रीब्यूट कौन करता है? कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया फंड्स में। और देखा जाए तो जरूर मोदी जी ने जरूर बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया अफगानिस्तान में। लेकिन इंडिया का खुद का अलग रीजन है। इंडिया का रीजन ये है कि भैया वो पैसा कहीं टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज ना हो जाए, ये चीज बताई है। तो वही यूएनएचसीआर ने पब्लिश करी रिपोर्ट, उसमें बताया कि 35% ऑफ द फंड जो है वो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए रिसीव हुए हैं, बाकी जो 65 बचा वो हुआ ही नहीं, रिसीव ही नहीं हुआ, सरकार लोगों ने दिया ही नहीं। देन अब देखा जाए तो जो अफगान गवर्नमेंट का जो बेसिकली रिजर्व था वो भी फ्रोज कर लिया। किसने फ्रोजन कर लिया? यूएसए ने। यूएस भी पैसा नहीं दे रहा है, यूएस ने भी फ्रोजन कर लिया फंड्स को। यूएस का भी वही कंटेंशन है कि भैया तालिबान आ गया तो तालिबान टेररिज्म को प्रमोट करेगा, उस पैसे का मिसयूज किया जाएगा, इसके चलते। अब तालिबान गवर्नमेंट विमेन को अलाउ भी नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर रहा है कि आप उन्हें काम करने नहीं दोगे। गर्ल्स को रोक रहा है कि आप स्कूल नहीं जाओगे, जाना है तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जाओगे। So वही चीज बताई गई कि while recognizing of a Taliban and any government engagement in a long way, the world is faced with the stark choice on how to ensure Afghanistan does not suffer further. मतलब देखा जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि भैया अफगानिस्तान के जो लोकल्स हैं, अफगानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उन पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। लेकिन बिकॉज ऑफ द तालिबान, बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान, शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट ना करें। उनका मेन रीजन यही होगा कि भैया तालिबान ये पैसा गलत यूज ना करे। देखा जाए तो कुछ यूएन ने बोला, यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम अराउंड 1.15 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना, और उन रेफ्यूजीज को प्रोवाइड करेंगे, उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज में रेफ्यूजी ने ले रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफगानिस्तान से भाग गए और नेबरिंग कंट्रीज में है। ठीक है। चाइना ने भी प्लेज किया है कि हम लोग अराउंड 1.1 बिलियन डॉलर प्रोवाइड करेंगे, है ना। लेकिन इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं समझी, ना ही कोई मॉनिटरी, ना ही कोई फूड असिस्टेंस। बट आगे यही बोला है कि इंडिया को डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस वही बात है, अगर इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट करेगा तो डर है कि कहीं वो पैसा गलत यूज ना हो। और देखा जाए तो इंडिया डायरेक्ट नहीं भी कर सकता मॉनेटरी सपोर्ट या फूड शॉर्टेज सपोर्ट। उसका रीजन ये है क्योंकि अफगानिस्तान में जो रिजीम है, तालिबान रिजीम, वो पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करती है, तो वो इंडिया का फेवर नहीं लेगा। और तो इसीलिए इंडिया को बेसिकली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इनडायरेक्टली कैसे? वो इंटरनेशनल एजेंसीज को दे दे जो कि अफगान डिस्प्लेस्ड हुए हैं उन पे वर्क कर रही हो, है ना, और जो करीब 10 लाख बच्चे स्टार्वेशन से, मतलब भुखमरी के रिस्क पर है, उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है। और उन पैसा का अगर हम इंटरनेशनल एजेंसी को पैसा देंगे तो वो पैसा ईरान और सेंट्रल एशियंस में जो रेफ्यूजीज बन के रह रहे हैं उनको भी मॉनिटरी असिस्टेंस दिया जाएगा। और गवर्नमेंट को और भी चीजें करनी चाहिए, जैसे वीजा रिजीम हो गया, तो वीजा रिजीम में अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट वो लगा दिए थे, अब एक्शन लगा दिए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो वो वीजा रिजीम को थोड़ा सा लूज डाउन करना चाहिए। फूड एड प्रोवाइड करनी चाहिए। फूड एड मतलब जैसे वीट, ग्रेन्स, फोर्टिफाइड बिस्किट्स, पैकेज फूड्स डायरेक्ट काबुल पहुंचा दो। ठीक है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। अगर असिस्टेंस नहीं मिला ना, तो आज बेसिकली वर्ल्ड न्यूज में एक न्यूज है, तालिबान ने धमकी दी है सारे पूरे वर्ल्ड को। उन्होंने ये बोला है कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए तो रेफ्यूजीज बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा वर्ल्ड में, और स्पेशली इन दी नेबरिंग कंट्रीज। ये बेसिकली बोला है तालिबान ने। तो वही चीज ऑथर ने लास्ट में लिखी है कि अगर अफगानिस्तान और अफगान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की गई ना, तो पूरे वर्ल्ड को, नॉट ओनली नेबरिंग नेशंस, पूरे वर्ल्ड को हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा, ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेक्स्ट एडिटोरियल, सोइंग बेटर टू ईट बेटर। तो बेसिकली इसमें दो तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बताया गया वो यही है कि देखा जाए तो सबसे पहले जो था हमारे यहाँ, वो था कि फूड की कमी, हम लोग के भुखमरी वाली कमी थी, तो हमने उसको ओवरकम किया। अब उसको ओवरकम कैसे किया? हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। तो हम ये पूरा कहानी समझोगे तब समझ में आएगा, है ना। तो ये एडिटोरियल में लिखा हुआ नहीं है, ये मैं खुद बता रहा हूं कि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहाँ लोगों के पास खुद की जमीन नहीं थी, खुद के पास कुछ खाने का नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का मेन एजेंडा क्या था कि लोगों को खुद की जमीन देनी है, फिर लोग अपना खुद पेट भर ले। तो भैया वही हुआ,
हमने क्या किया, जमींदारी और तुम्हारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम और मनी लेंडर सिस्टम और ये सारे सिस्टम से इनको अबॉलिश किया, जिससे अब स्मॉल टेलर्स के पास भी, मतलब स्मॉल फार्मर्स के पास भी खुद की जमीन होने लगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल जमीन होने लगी, छोटी छोटी जमीन होने लगी, जिससे वो खेती करते थे, अनाज आता था और खुद खाते थे, उनका चल रहा था काम। लेकिन अब एक शॉर्टफॉल भी आने लगा बहुत सारे क्रॉप्स में। जैसे कि हम लोग इंदिरा गांधी के समय हम लोग बेसिकली यूएस से वीट लेते थे, गेहूं लेते थे। ठीक है, तो अब उस चीज को हटाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन इतना अच्छा आया, फेजेस में आया। पहले फेज में आया तो नॉर्दर्न स्टेट में आया, सेकंड फेज में आया तो आपके सेंट्रल इंडिया में आया, सदर्न स्टेट्स में भी आया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे फूड प्रोडक्ट्स को, और इंडिया में सफिशिएंट हम इंडिया में फूड सरप्लस होने लगा, और अभी तक सरप्लस चला आ रहा है। लेकिन अब जो, अगर हम देखें तो, अगर हेल्थ हेल्थ हम लोग फोकस करते हैं किस पे, हेल्थ पर। पहले भी हम लोग हेल्थ पे फोकस करते थे, पहले हेल्थ फोकस वैसे करते थे खाना मिलना चाहिए, फिर करते थे कि भाई नहीं खाना तो मिल रहा है, अब हम इसका बिजनेस करना है। अब हम लोग फोकस करते हैं किस पे, न्यूट्रिशनल फूड पर, कि न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल गोल 2030 का बहुत बड़ा मेन एजेंडा है ना। अराउंड जितने 70 सस्टेनेबल गोल है, उसमें से 11 सस्टेनेबल गोल्स ऑफ द 2030 जो हैं वो फूड से मैचअप करते हैं। मतलब अगर फूड, न्यूट्रिशन फूड ना हो तो वो 11 सस्टेनेबल गोल हमको हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो बताया गया कि भैया इंप्रूव डाइटरी डाइवर्सिटी को इंप्रूव कर दो, किचन गार्डन्स को इंप्रूव कर दो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हो रहे हैं उसको रिड्यूस करो, सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स होने चाहिए, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए, इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए, वाटर को इंप्रूव करो, सैनिटेशन हाइजीन को इंप्रूव करो, न्यूट्रिशनल एजुकेशन को इंप्रूव करो, और इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये चीज बेसिकली ऑथर ने बताई कि अगर ये चीज हम बेटर कर देंगे ना, न्यूट्रल फूड मिलने लगेगा। ओके, देन फिर यही बताया कि देखा जाए तो एग्री जो है, एग्री फूड सिस्टम जो है इंडिया में वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोविड-19 के आने से थोड़ा सा बेसिकली न्यूट्रिशनल इशू तो आया है। हाँ, फूड की कमी नहीं आई, शॉर्टफॉल तो नहीं आया, बट हाँ न्यूट्रिशनल इशू तो आया है, क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला बहुत सारे लोगों को। ठीक है, सो अब वही बताया गया कि एग्री फूड सिस्टम जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कैसे, इंडियन इकोनॉमी का कैसे पार्ट है, क्योंकि अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इंडिया के प्रोड्यूस के ऊपर, 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इंडिया का जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये एग्री फूड अराउंड 16.5%, और वर्कफोर्स अराउंड 45%, 42.3%। मतलब 42.3% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और जीडीपी में 16.5% कंट्रीब्यूट करता है एग्री फूड बिजनेस, एग्री फूड सिस्टम। सो वी नीड अ अर्जेंट रेगुलेशन, अर्जेंट ओरिएंटेशन और लॉन्ग डिस्टेंस रोड मैप, जिसके चलते हम एग्री फूड सिस्टम को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कॉमर्शियली वायबल कर सकते हैं। ये चीज बताएगी, उसी चीज को लेकर बेसिकली अभी देखा जाए। सो एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1948 में बना था, बहुत सारे लोगों से एंगेज हुआ, और उसने यही बोला है कि हम लोग बेसिकली ट्रांसफॉर्म लाएंगे, है ना, एग्री फूड सिस्टम को सस्टेनेबल बनाएंगे बाय द ईयर ऑफ 2030, और हम लोग ऐसे पाथवेज बनाने वाले हैं जिससे फार्म इनकम्स में एनहेंस होगा और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी। तो एफएओ काम कर रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल यूज, नेशनल यूज में बेसिकली वही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हाई कोर्ट्स में जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, वही लॉ मिनिस्ट्री ने माना, गवर्नमेंट ने माना, और 14 नए जजेस अपॉइंट हो गए इन दी हाई कोर्ट्स ऑफ तेलंगाना, केरला एंड ओडिशा। मूविंग फर्दर, सो गति शक्ति, तो गति शक्ति स्टार्ट हो चुका है, विल बूस्ट द इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो हमने कल ही डिस्कस किया था गति शक्ति क्या है। सो गति शक्ति क्या रहेगा, पहले क्या था कि भाई कोई बेसिकली कोऑर्डिनेशन नहीं था, रोड्स के अलग डिपार्टमेंट था, हाईवेज का अलग डिपार्टमेंट था, नाली बनाने का अलग डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी का अलग डिपार्टमेंट था, है ना, स्ट्रीट लाइट्स का अलग डिपार्टमेंट था, पावर का अलग डिपार्टमेंट था। अब क्या है, गति शक्ति बना दिया। ठीक है, सो गति शक्ति इज अ प्लान। ठीक है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई बेसिकली कि व्हाट, गति शक्ति कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐप नहीं है। गति शक्ति इज अ व्हाट, गति शक्ति इज अ बेसिकली प्लान, जिसके थ्रू हम लोग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में
कनेक्टिविटी लेके आएंगे, उनमें कम्युनिकेशन लेके आएंगे, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बेसिकली खराबी होती है वो खराबियां दूर की जाए। ठीक है। अब देखा जाए तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक चीज एड्रेस बहुत अच्छी करी, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बात बोली, ये अच्छा भी है कि लोग बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा अगर हम हेल्थ पे फोकस करें, अगर हम लोगों को पैसा दे दें, अगर हम लोगों को खाना दे तो ज्यादा अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से क्या होने वाला है। तो वही मोदी जी ने, वही प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। अभी हम लोगों को खाना दे देंगे, चलो हमने खाना दे दिया, लेकिन हमें आगे चल के भी तो उनके पेरेंट्स, उनके बच्चों को भी खाना देना पड़ेगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना जरूरी है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां से होगा, इकोनॉमी कैसे बूस्टअप होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मायने नहीं रखती, जैसे कि लेफ्ट पार्टीज जो होती हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टीज होती है ना, जैसे कि सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सपोर्ट नहीं करती। अब वेस्ट बंगाल में देखो, कलकत्ता में देख लो, वेस्ट बंगाल वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था इंडिपेंडेंस के समय, लेकिन अब नहीं है। कलकत्ता वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड हुआ करती थी। मतलब सिंगापुर के जो प्रीमियर थे, सिंगापुर के फर्स्ट प्रीमियर थे, उनका ड्रीम था कि मुझे सिंगापुर सिटी को कलकत्ता सिटी की तरह बनाना है। नाउ इट्स अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द सिंगापुर एंड कलकत्ता सिटी। सो दैट्स व्हाट मोदी इज सेइंग, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से फायदे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं, और ये करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में शायद होता ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, और हमारे शायद मैनिफेस्टो में ना हो, लेकिन जरूरत है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए जरूरत है, इंडिया के लोगों के लिए जरूरत है, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के लोगों के लिए जरूरत है। तो ये बात से मैं एग्री करता हूँ, अच्छी चीज बोली उन्होंने। मूविंग फर्दर, निर्मला सीतारमन तो बॉस्टन गई थी, और बॉस्टन मतलब बेसिकली यूएस में ही है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा। सो उन्होंने यही बोला है, निर्मला सीतारमन ने, कि ये सब जो कोल के क्राइसिस की रिपोर्ट आ रही है कि कोल क्राइसिस बढ़ गया, कोल नहीं है इंडिया में, पावर सप्लाई बेसिकली डिसरप्ट हो जाएगी इंडिया में, ये सब बेसलेस है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये बहुत बड़ा आपने न्यूज सुना आ रहा है, हम लोग ये बहुत सुन रहे हैं कि कोल क्राइसिस, ये कोल क्राइसिस है क्या, क्यों है कोल क्राइसिस। तो वही चीज ऑथर ने बताई, मैं समझा देता हूँ, ऑथर ने कुछ बताया नहीं है इसमें, मैं समझा देता हूँ कि कोल क्राइसिस हुआ क्यों। दो रीजन है। पहला रीजन, क्योंकि पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। अब कोल का सप्लाई उतना ही है, पावर डिमांड बढ़ गई तो कोल की सप्लाई उतनी है, तो जिसके चलते लोग बोल रहे हैं कोल क्राइसिस आ गया। दूसरा, अभी सीजन था, मानसून सीजन था, मानसून सीजन था, रेनी सीजन था। अब इन सीजन में देखा जाए तो कोल को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, वो बेसिकली रुक जाता है मानसून सीजन में, जिसके चलते जिन जिन लोगों को कोल की जरूरत पड़ती है वो मिल नहीं पाता, डिले हो जाता है। सो डिले इन रिसीविंग दी कोल, इसके चलते भी कोल क्राइसिस आए हैं इंडिया में। दो रीजन है जिसके चलते कोल क्राइसिस आया है, पहला पावर की डिमांड, दूसरा मानसून सीजन की वजह से डिसरप्शन आ गया ट्रांसपोर्टेशन में। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज में यही बताया गया कि जो एक्सपर्ट से कहना, एक्सपर्ट का कहना वही है कि चिल्ड्रंस को आप बिल्कुल जैब्स दो, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले उन चिल्ड्रंस को जैब्स दे दो जिनको कोमोबिलिटीज हैं। अब कोमोबिलिटीज का मतलब जिनको और भी डिसीज है, उन चिल्ड्रंस को देना चाहिए, बिकॉज दे आर मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप कोविड 19 से। मूविंग फर्दर, सो जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइटन कर दिया है, और बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट हो चुका है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों में, कि हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टाइटन कर दिया गया है जम्मू कश्मीर स्टेट में सिक्योरिटीज़ को। मूविंग फर्दर, सो व्हाट तालिबान सेड, वही तालिबान ने यूएस और ईयू को डरा दिया, उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने बोला कि भैया अगर आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस को कंटिन्यू रखा ना, तो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा, और रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो आएंगे आएंगे, ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाएंगे आपके कंट्री में और हमारे कंट्री में भी। ये चीज तालिबान ने बोली है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज सिर्फ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वही चीज बताई गई, इंडिया ट्रेड विद चाइना सेट टू एक्सीड $100 बिलियन इन 2021। ठीक है, तो वही चीज बताई गई कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो बाय द एंड ऑफ 2021 अराउंड $100 बिलियन को क्रॉस कर सकता है, ये इंडिया ने बोला है, रिपोर्ट निकल के आई है। सो वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।